तो सभी साथियों का स्वागत है आपके उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। ये हमारा बैच नंबर 2 है। बैच नंबर जो फर्स्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहे हैं बैच नंबर 2 के हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो डेमो वीडियो है उसका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी, उसके मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप जाकर उन वीडियो को देख ले। क्योंकि अगर आप देहरादून का अध्ययन कर रहे हो जिलेमार माध्यम से तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने उसमें इसका कैसे स्थापना हुई, नामकरण कैसे हुआ, इसका इतिहास प्राचीन समय में क्या रहा, कौन कौन से यहाँ पर वंश रहे, किस किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है, कौन क्या यहाँ की सामाजिक यानी सभी का वर्णन हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिया है। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक्स पर। तो पार्ट नंबर 3 है और जो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है शुभम माइंड चैनल के माध्यम से आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में कि क्या हमारा ऑनलाइन कोर्स है और क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि हमारे कोर्स संबंधित जानकारी आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो कोर्स भी आपसे मिस हो सकता है, ठीक है। तो कोर्स जो हमारा शुरू होगा 20 जुलाई से होगा, ठीक है। डेमो क्लास आपको 10 जुलाई से लगातार मिल रही है। लगभग 2 डेमो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी। अगर आपने नहीं देखी हो तो नीचे जाकर उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ 500 रुपये में फुल कोर्स प्लस आपका मैं बता दूँ टेस्ट सीरीज, यानी कि मात्र 500 रुपये में फुल कोर्स उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज और साथ में आपका टेस्ट सीरीज। हर मंडे आपका टेस्ट होता है रात 9 बजे। तो जानकारी के साथ साथ यानी कि आपको कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट भी हम लेते हैं, ठीक है। डेमो वीडियो और अन्य जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर दोस्तों मेरा आप सभी के पास है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और इसके साथ साथ हमारा जो दोस्तों इस बार का हमारा क्या लोगो है कि अब की बार ग्रुप सी पार, यानी कि अब की बार हमें ग्रुप सी पार करना है, यही हमारा मोटिव है। और इसी मोटिव को लेकर हम ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। बैच हमारा 2 है। इससे पहले बैच जो हमारा फर्स्ट था वो हमारी सीट कंप्लीट हो चुकी है। 50 सीट हम एक उसमें रखते हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको कोर्स बेनिफिट देगा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। सबसे पहले उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स 20 से शुरुआत होगी, 2nd बैच है। और आपका कनिष्क आएगा, यानी कनिष्क में जो आपके 746 पद हैं वहाँ पर ये सटीक बैठने वाला है। वीडियो की जो वैकेंसी आएगी वहाँ पर वीपीडीओ की जो वैकेंसी आएगी इस मंथ के आसपास उनमें बेनिफिट देगा। उसके साथ साथ दोस्तों यूके पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में आपको बेनिफिट देने वाला है। बंदी रक्षक के जो पद आएंगे उसमें बेनिफिट देगा। यूके एसआई यानी कि एसआई भर्ती तक आपको ये बेनिफिट देने वाला है। साथ के साथ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और यूके एसएससी यानी कि यूके ट्रिपल एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यानी जितनी भी परीक्षाएं होती है उस सभी में आपको बेनिफिट देने वाला है। तो यानी कि यूके ट्रिपल एससी और साथ में यूके पीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मात्र 500 रुपये में दोस्तों कोर्स आपको मिल रहा है। जिलेवार माध्यम से हम इसका रिवाइज करवाएंगे, आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ फाइल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों दी जाती है हर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद। रजिस्ट्रेशंस इसके शुरू हो चुके हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग 25 सीटें यानी कि 25 बच्चों की फीस भी आ चुकी है। तो मात्र 25 बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो फटाफट से दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आपको मैं बता दूं तीसरा बैच में आपको जगह मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 2nd बैच में जगह नहीं ली तो आपको फिर तीसरे बैच यानी कि लगभग अगले मंथ तक आपको रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, फटाफट से अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। फीस आप 1-2 दिन में जमा करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ठीक है। चलिए संपर्क आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये हमारा नंबर है। व्हाट्सअप आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी जो चीज़ें होने वाली है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिला बताएंगे। जैसे बोलकर हम देहरादून आपको जिला कंप्लीट कराने, डेमो वीडियो आपको नीचे मिलेगी थोड़ी देर बाद। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम आपको क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि परीक्षा जो लास्ट टाइम हुई है यूकेएसएससी कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे, पर्वत भौगोलिक स्थिति जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा हम वो आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ ये ही नहीं, उसके साथ हम अन्य मैटर भी आपको पढ़ाएंगे। तो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले राज्य का जिले का नामकरण, उसका क्या इतिहास रहा,
कौन कौन से वहाँ पर वंश आए वो सब डिस्कस करेंगे। आर्थिक स्थिति वहाँ की कैसी है, पैसा कितना आता है, कौन कौन से वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। भौगोलिक स्थिति किस पर्वत के मध्य है, किस पर्वत पर है, वो हम सब कुछ इसमें क्लियर करने वाले। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति, यानी कि सामाजिक कौन कौन सा समाज वहाँ पर रहता है, कौन कौन सी जनजाति रहती है, क्या वहाँ पर उनका कार्यशैली है, वो सब हम डिस्कस करने वाले। पर्यटन क्षेत्र, प्रमुख पर्यटन क्षेत्र, जैसे बोलकर हम बात करें देहरादून की तो वहाँ पर बिस्सू जो मंदिर है, जो आपका शास्त्र धारा है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपसे नहीं बचने वाला। आकर्षण क्षेत्र, प्रमुख आकर्षण, जैसे वहाँ पर बुद्धा टेम्पल है, वो उसकी स्थापना कब हुई, किसने की, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्थिति, कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन सी मस्जिद है, कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, कब स्थापना, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मंदिर, कितने मंदिर हैं, आज से भी जानते हैं कि एग्जाम आते हैं। मेलों से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सब कंप्लीट कराएं। नदियों को हम दोस्तों आपको बता दूं डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, साथ के साथ झीलें कंप्लीट करा रहे हैं, झरने कंप्लीट करा रहे हैं, कुंड कंप्लीट करा रहे हैं, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जल परियोजनाएं हम इसमें कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, पर्वत कंप्लीट करा रहे हैं, बुग्याल कंप्लीट करा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण दर्रे भी हम इसमें कंप्लीट आपको करा रहे हैं कि किस जिले में कौन सा। जैसे मोहंड पास आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपका देहरादून और सहारनपुर के मध्य है। तो इस तरीके से हम करके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों ग्लेशियर, कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकली, कहाँ पर जाकर समाप्त हुई, वो भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। खनिज संपदा, यानी कि किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, वो भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। भूमि विश्लेषण, किस प्रकार की भूमि है, लाल मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, सब कुछ कंप्लीट कराए। साथ के साथ दोस्तों कृषि, कौन सी कृषि ज़्यादा होती है, धान कहाँ ज़्यादा होता है। जैसे आप सभी को पता है कि धान कहाँ ज़्यादा होता है, तो धान आपका उधम सिंह नगर में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी का मैं अगर धान की बात करूँ तो वो आपके देहरादून में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब कुछ कंप्लीट करा रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे बेहतरीन संगठन और संस्थान, आपसे भी जानते हैं कि राज्य गन्ना अनुसंधान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो सभी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। कोर्स आपको मिलेगा मात्र 500 रुपये में, केवल मात्र 500 रुपये में आप बेनिफिट उठाने वाले हो। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी आपको जानकारी और दे दूँ, संपूर्ण यानी कि कंप्लीट हिंदी। ठीक है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आपका व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण में संधि विच्छेद, आपका समास हो गया, आपका भाषा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपका कंप्लीट, यानी फुल व्याकरण आपको कंप्लीट। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे जिसका जन्म हुआ, किस किस भाषा को लेकर जन्म हुआ, कितनी बोलियाँ हैं, सब कुछ हम कंप्लीट कराएंगे अपने हिंदी वाले कोर्स में। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में पत्रकारिता, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आए थे पत्रकारिता से, तो पत्रकारिता हम आपको पूरी कंप्लीट कराएंगे हमारे हिंदी वाले कोर्स में। ठीक है, तो 500 रुपये दोस्तों आपको उत्तराखंड के देने हैं और 500 रुपये आपको दोस्तों हिंदी के देने हैं। सबसे ज़्यादा सस्ता दोस्तों कोर्स मिल रहा है शुभम माइंड चेंजर पे। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं कि 60 नंबर, यानी कि 40 आपके उत्तराखंड के, 20 आपके हिंदी के, 60 नंबर मात्र आपको 500,000 रुपये में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो थी हमारे कोर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं आज की डेमो वीडियो, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोटबुक लेकर बैठ जाएं और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाकर रिवाइज करना। ठीक है, खलंगा स्मारक जो था हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम जो बात करेंगे आसन बैराज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, 2-3 बार ग्रुप सी में भी आ चुका है। ठीक है, तो आसन बैराज कब कार्य शुरू हुआ, 1967 में इसका कार्य शुरू हुआ था। कहाँ पर है, देहरादून में है। एक डैम भी है और एक कंजक्शन भी है। ठीक है, जो इसका प्रथम कंजक्शन कह सकते हैं, कब बना, 2005। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था कि कब बना, 2005 में। ठीक है, डैम है दोस्तों, और ध्यान दोस्तों एक डैम है जो प्रवासी पक्षियों का घर, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा बैराज है, ऐसा कौन सा डैम है जिसे कि उत्तराखंड में प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ढालीपुर झील भी आसन बैराज पर ही है, ये भी आप ध्यान रख लें, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक योग नगरी के बारे में और संत नगरी के बारे में, वो भी ऋषिकेश। ठीक है, गंगा प्लस चंद्रभागा नदी के तट पर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं किस तरीके से, इस तरीके से आपकी इधर से गंगा आती है, इधर से आपकी
चंद्रभागा आती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर मिल जाती है आपके ऋषिकेश में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी आके हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सांगों का स्थान, दोस्तों सांग क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सांग होते हैं दोस्तों अपनी जो पौराणिक कथाएं होती हैं, अपने जैसे हमारे महाभारत हो गया, रामायण हो गया दोस्तों, इनका स्मरण करना एक गाने के माध्यम से, उसे बोलते हैं सांग, ठीक है। चलिए, गांव वाले बच्चे सब समझते होंगे। अगला दोस्तों संत नगरी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को। तीसरा योग नगरी, ठीक है दोस्तों। तो योग नगरी किसे कहा जाता है? आपका ऋषिकेश को कहा जाता है, ध्यान रख लीजिए। उससे अगला चार धामों का द्वार, यानी कि ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहाँ से दोस्तों चारों धामों के लिए रवाना होते हैं, यानी कि जो जाते हैं तो ऋषिकेश के होते हुए ही जाते हैं, ठीक है। हिमाचल का द्वार, दोस्तों हिमाचल मतलब पहाड़, पहाड़ों का द्वार भी कह सकते हैं। तो कौन है आपका? ऋषिकेश, ठीक है। प्राचीन नाम इसका कुब्जा भर्ग था, दोस्तों ध्यान रखना, कुंजा भर्ग। ये दोस्तों कई बार आ रखा है, इस चीज़ को मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप सी में कई बार आ रखा है। किस पर्वत पर है? तो चंडी पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? चंडी पर्वत पर। यानी कि अगर मैं बात करूँ ऋषिकेश की, तो किस पर्वत पर बसा हुआ है? चंडी पर्वत पर बसा हुआ, या कह सकते हैं कि चंडी पर्वत की तलहटी में है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि तलहटी में, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि किस पर्वत के आसपास थे, तो चंडी पर्वत पर बसा हुआ या तलहटी में है, ठीक है। अगला दोस्तों भरत मंदिर, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महीपति शाह ने इसी मंदिर से दोस्तों आंखें निकलवा दी थी। मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं, महीपति शाह आए हुए थे देहरादून, भरत मंदिर में जैसे में गए तो उन्होंने देखा कि जो भरत का जो मंदिर है, इसकी जो आंखें हैं वो मुझे घूर रही है, तो इन्होंने आदेश दिया कि इसकी आंखें निकलवा दीजिए, ठीक है। चलिए, 1398 तैमूर लंग ने दोस्तों इसका नष्ट कर दिया था, कह सकते हैं कि तोड़फोड़ कर दी थी। कब? 1398 में। किसने? तैमूर लंग ने। कहा? भरत मंदिर के, ठीक है दोस्तों। भरत मंदिर हमने पढ़ा दोस्तों, भारत माता मंदिर भी हमने पढ़ा है। कहाँ है दोस्तों? हरिद्वार में। कब स्थापना हुई थी? 1983, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 180 फीट, ठीक है। इसे हमने आपका पढ़ा नेक्स्ट जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं दोस्तों, शिवानंद आश्रम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शिवानंद आश्रम कहाँ है? तो शिवानंद आश्रम आपका कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। स्थापना कब हुई थी? 1336 में, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपका आसन बैराज पढ़ा, कहाँ पर है? देहरादून में। इसका कार्य भी पढ़ लिया, कंजक्शन के बारे में बात कर ली, कब है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रथम है, उत्तराखंड का प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपके दो अन्य भी है, ठीक है। चलिए, हमने बात कर ली ऋषिकेश के बारे में। अब हम बात करेंगे लक्ष्मण झूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, लक्ष्मण झूला किस नदी पर है? किस पे? गंगा नदी पर, ठीक है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जूट की रस्सियों का पुल था। किसकी? जूट की रस्सियों का पुल था। किसने बनवाया था? सूरजमल ने। सूरजमल कहाँ के थे? कलकत्ता के थे, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। कब बना? 1884 में। किसने? सूरजमल ने, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद होता क्या है? 1924, यानी कि 1924 में यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। उसमें दोस्तों ये बह जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं, बह गया। चलिए, उसके बाद 1939 में इसका विनिर्माण करवाया गया। किसके माध्यम से? इंपॉर्टेंट है, किसने कराया? अंग्रेजों ने कराया, ठीक है। चलिए, तो विनिर्माण कब हुआ? 1939। टूटा कब? 1924। और प्रथम बार सूरजमल ने कब बनवाया? 1889, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब अनकम्फर्टेबल हो गया, यानी कि चलने के लिए मैं कह सकता हूं कि उपयुक्त नहीं है। तो इस वजह से 12 जुलाई 2019, यानी कि आज से 1 साल पहले, क्योंकि आज आपकी 13 जुलाई है, तो मान सकते हैं कि आज से 1 साल पहले यह बंद हो चुका था, यानी कि इसका जो आवागमन था वो बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि इस पर पैदल यात्रा और बाइक स्कूटर भी चला करते थे, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे 84 कुटियों की। दोस्तों ग्रुप सी में कुछ टाइम पहले ही आया था 84 कुटियों के बारे में। कब बनी? 1967 में। किसने बनाई? महर्षि योगी। किसने? महर्षि योगी ने, ठीक है। उसके बाद बंद कब हुई? देखो मैं बताऊँ, तो बंद करने का कारण क्या था। यहाँ पर जैसे ये 1967 में आपकी बन गई थी, तो सिंपली करके बनाई गई, ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं था, तो सरकार द्वारा से बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग ज़्यादा आना जाना रखते नहीं थे, ठीक है। उसके बाद 1985 में से बंद कर दिया गया, और 1990 से इसका दोस्तों विनिर्माण कार्य स्टार्ट हुआ, यानी कि दोबारा से इसे डेवलपमेंट किया गया, एक हिस्टोरेज क्षेत्र के रूप में से
बढ़ाया गया ताकि यहाँ पर यात्री आ सके और सरकार को और स्थानीय जो यहाँ पर व्यवस्था है उसे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों नोट कर लीजिए 8 दिसंबर 2015 को इसे पुनः खोल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अब आप इसे देखने के लिए जा सकते हैं। कब से? 8 दिसंबर 2015। 2 डेट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई और 8 दिसंबर 2015। 8 दिसंबर 2015 को खोल दिया गया था 84 कुटियाँ और 12 जुलाई 2019 को बंद कर दिया गया था आवागमन। कहाँ से? आपका लक्ष्मण झूले से। चलिए, तो कुटियों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे विभिन्न तथ्य, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हमारे जो आकर्षण क्षेत्र हमने भी पढ़े उसमें कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, वो हम आगे करेंगे विभिन्न तथ्यों में कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आम और लीची की अधिकता है। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में लीची जोन कौन सा है? देहरादून। सर्वाधिक लीची कहाँ होती है? देहरादून में। और सर्वाधिक आम कहाँ होते हैं? तो वो भी आपके देहरादून में होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके साथ इसी कारण इसे बाड़ों का नगर भी कहा जाता है। बाड़े मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे सपोज करो ये हमारा कोई क्षेत्र है, इसमें हमने चारों तरफ इसकी बाड़ कर दी। बाड़ मतलब कि इसके हमने कुछ पेड़ लगा दिए या कुछ लोहे का एस्टीमेट लगा दिया, उसमें हमने क्या करा? पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों बाड़ा। ठीक है, तो बाड़ों का नगर किसे कहा गया है? देहरादून को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून घंटा घर का निर्माण। ठीक है, वर्तमान समय में कुंवर आनंद जी ने कराया था। कब? 1948 में। ठीक है, तो जो देहरादून में जो घंटा नगर है, उसकी घंटा घर है, तो उसकी स्थापना किसने कराई? कुंवर आनंद जी ने करवाई। कब? 1948 में। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से बन जाते हैं यूपीएससी। ठीक है, आपको दोस्तों मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी आपका नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, प्राचीन नाम नालागढ़। ठीक है, किसका है दोस्तों? देहरादून का। हालांकि हमने ऊपर पढ़ लिया, अब भी पढ़ लेते हैं। तो प्राचीन नाम क्या है? नालागढ़ है देहरादून का। हंटूरबी से कहा गया है, यानी कि नालागढ़ को हंटूरबी कहा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है नालागढ़ का नालागढ़ किसका उपनाम है या प्राचीन नाम है? तो आपका देहरादून का है और इसे हंटूरबी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवादा कहाँ पड़ता है? आपका हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, एग्जाम में मिलेगी। तो 1815 के बाद इसका जो मुख्यालय था नवादा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब हुआ क्या? आज सभी जानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, अंग्रेज आ चुके थे यहाँ पर। अंग्रेजों ने आपकी 1815 में यहाँ पर सत्ता स्थापित कर दी। तो आपका देहरादून हुआ या उधर पूरा कुमाऊं हुआ, किसकी सत्ता होगी? अंग्रेजों की होगी। तो अंग्रेजों ने देहरादून, यानी कि जो देहरादून का जो क्षेत्र था, इसका दोस्तों जो मुख्यालय था, यानी कि जो इसका मुख्यालय था, वो नवादा हरिद्वार में ट्रांसफ़र कर दिया, कह सकते हैं कि स्थापना कर दी। ठीक है, तो देहरादून का मुख्यालय कहाँ था? नवादा में था, हरिद्वार में। कब तक रहा? सबसे इम्पोर्टेंट है, कब तक रहा? 1817 तक। उसके बाद मेरठ मंडल में इसका जोड़ दिया गया और वहाँ से इसके कार्यभार चलते रहे। तो क्वेश्चन दोस्तों बड़ा डिफिकल्ट है, आ सकता है कि 1817 से पहले देहरादून का मुख्यालय कहाँ था? तो नवादा में था, हरिद्वार में यह क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अगला दोस्तों, राजपुर नहर। सभी जानते हैं कर्णावती ने बनवाई थी। कर्णावती दोस्तों ये वही है जिसे नक्कटी रानी भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वीपति शाह की माता के रूप में थी, शिक्षिका के रूप में थी और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही है हमारे गढ़वाल के इतिहास में। ठीक है, चलिए, और दोस्तों मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, इस कोर्स के बाद हम उत्तराखंड का इतिहास का कोर्स भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपको कंप्लीट इतिहास कराया जाएगा। ऐसा इतिहास करा दिया जाएगा जैसे आप अपनी दादी से या अपनी मम्मी से, अपने पापा से कहानी सुन रहे हो, यानी कि बड़ा सिंपली तरीके से आपको पूरा उत्तराखंड का, यानी कि गढ़वाल हुआ, गोरखों का सबसे पहले यहाँ पर क्या कौन सा वंश आया, यहाँ पर क्या क्या आपको चीज़ें मिली। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर स्रोत, उसके बाद इतिहास कुनिंद हुआ, उसके बाद कार्तिकेय वंश हुआ, फिर चंदवंश आएगा, फिर पंवार वंश आएगा, फिर गोरखों का आगमन होगा, फिर गोरखों को भगाने के लिए यहाँ पर अंग्रेज आ जाएंगे। ठीक है, फिर अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद फिर राजधानी बनाओ आंदोलन होगा, यानी कि सब कुछ आपको कराया जाएगा इस कोर्स के बाद दूसरे वाले कोर्स में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सहारनपुर और देहरादून के मध्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं कि सहारनपुर से लगा हुआ है देहरादून, उसी के मध्य दोस्तों मोहंड पास, यानी मोहंड पास एक दर्रा है जिससे दोस्तों आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहंड पास दर्रा कहाँ है? तो देहरादून में है। किसे किसे जोड़ता है? देहरादून और सहारनपुर क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, सिंपल पढ़ना है, ज़्यादा डिफिकल्ट होकर हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, अगला दोस्तों एक आंदोलन होता है यहाँ पर छरबा आंदोलन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2013 में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि छरबा आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे।
तो कब हुआ था दोस्तों? नृत्य नहीं है दोस्तों, ये आंदोलन है, ठीक है। 2013 में हुआ था। क्यों हुआ था? यहाँ पर कोको कोला प्लांट स्थापित हुआ था, यानी कि देहरादून के क्षेत्र में कोको कोला प्लांट स्थापित हो रहा था। और आप सभी जानते हैं कि केमिकल फैक्ट्री अगर कहीं लगेगी तो ओबियसली बात है जनता वहाँ पर विरोध करेगी। तो जनता में दोस्तों प्रमुख कौन थे? सुरेश भाई। प्रकृति प्रेमी, दोस्तों नोट कर लीजिए, प्रकृति प्रेमी इन्हें कहा जाता है, सुरेश भाई को। खनन वनन भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुकवा रखा है, ये वही व्यक्ति है, ठीक है। 2013 में विरोध हुआ था, सक्सेस इन्हें दोस्तों इसमें मिली थी, ठीक है। तो सक्सेसफुली इन्होंने ये कार्य किया था, ठीक है। अगला बात करेंगे हम यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब बना दोस्तों? 1864 में। किसने सहायता की? और दोस्तों किस देश की सहायता से था? जर्मनी। दोस्तों ये चीज़ नोट कर लीजिए, जर्मनी की सहायता से ये बना था। और किसने बनाया था? इसके प्रथम हेड में कह सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट बैंडिस करके प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना की। और प्रथम इसके हम कह सकते हैं कि प्रमुख व्यक्ति भी थे, ठीक है। इन्हीं की सलाह पर दोस्तों, इन्हीं ने सलाह दी। और उसके बाद यहाँ पर प्रथम वन विद्यालय की स्थापना करी गई। प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में की गई। उस समय इसका नाम क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। क्या नाम था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। कब? 1878 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर व्यक्ति आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसका नाम वाम चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट है, कब इसका कौन सा नाम रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले 1884 इसका जो दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद होगा क्या? 1906 में इसका फिर नाम चेंज कर दिया गया, इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान। यानी कि आप देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, तो सभी डेट आपकी याद होनी चाहिए। 1914 इंपॉर्टेंट है, कोस्ट सभागार की स्थापना कर दी गई। ब्लेम फील्ड करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने एक सभागार यहाँ पर स्थापित कर दिया, ठीक है। बीके फील्ड भी ने कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बीके फील्ड भी ने कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर कास्ट सभागार का निर्माण कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में आपका फॉरेस्ट इसका जो यहाँ पर संग्रहालय खुला है, उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन था वो आपका ब्लेम फील्ड ने बनाया था, ठीक है। तो कोस्ट सभागार यानी जो लकड़ियों का बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, लकड़ियों का बना हुआ उत्तर भारत में मात्र एक है, आपका फॉरेस्ट अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए उसके बाद करेंगे 1929। अब दोस्तों हुआ क्या? कार्य थोड़ा सा बढ़ गया, तो सभागार भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। दोस्तों ये सभागार भवन वही है जो आपका 1914 में बनना शुरू हुआ था, ठीक है। आज से भी जानते हैं कि जब एक इतना बड़ा कोई कार्य किया जाएगा तो सभा करने के लिए भी एक भवन चाहिए। तो सभागार भवन की स्थापना कब हुई? 1929 में हुई। किसके समय हुई? तो लॉर्ड इरविन के समय हुई। लॉर्ड इरविन ही इसके उद्घाटन समारोह में आए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया गया? सभागार भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि ब्लेम फील्ड ने बनाया था। कब? 1914 में स्टार्ट किया था, 1929 में जाके बनाया था। कह सकते हैं लगभग 15-16 साल इसमें लग चुके थे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। दोस्तों डीम्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको डीम्ड ये नहीं पता कि डीम्ड होता क्या है। मैं थोड़ा सा बता दूं, तो डीम्ड माने होता है अपनी यूनिवर्सिटी आना, यानी कि अपनी खुद की पहचान बन जाना। सपोज करो हमारे पास गुरुकुल है, गुरुकुल के पास अपनी साइट है, यानी कि अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है। यानी कि गुरुकुल क्या करता है? अपना खुद का पेपर लेता है, खुद का पेपर चेक करेगा, खुद का रिजल्ट घोषित करेगा। बाकी अन्य जो कॉलेज है हमारे, जैसे गर्ग हो गया, गर्ग के पास कौन सी है? HBN है, ठीक है। आपके अन्य कॉलेज होगी, किसी के पास कौन सी होती है? श्रीदेव सुमन होती है। तो ये यूनिवर्सिटी जिसके पास अपने स्वयं की होती है तो वो मानते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय। तो हमारे यहाँ लगभग 8-9 के आसपास डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक हमारा अनुसंधान संस्थान वाला भी विद्यालय है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन तो फॉरेस्ट गार्ड में आया था। किसमें आया था? फॉरेस्ट गार्ड में आया था अभी कुछ दिन पहले। इसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो क्या है दोस्तों? बेट्स गेट्स, यानी कि बेटिस गेट कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं, ब्रिटिश से आप याद कर सकते हैं। आपको सभी पता कि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, तो ब्रिटिश आप ध्यान रखना, ब्रिटिश का गेट सिंपल याद कर लो बस। ब्रिटिश का गेट किसने बनवाया था? ब्रिटिश यानी सरकार ने बनवाया था, अंग्रेज सरकार ने बनवाया था, उन्हें ब्रिटिश कहा जाता है। तो सिंपली आपके याद हो गया, माइंड घुमाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक अन्य संस्थान यहाँ पर है हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1932। दोस्तों ग्रुप C के एग्जाम में आया था। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से वाला एग्जाम में आया था।
2018 में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे यहाँ मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन औपचारिक तौर पर अगर मैं कह सकता हूँ इसकी जो शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1932 को हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई, तो 1 अक्टूबर। और इसकी औपचारिक तौर पर इसकी कह सकते हैं कि स्थापना शुरुआत कब हुई, तो ये आपकी 1932 10 दिसंबर। ठीक है, चलिए बात करेंगे वाडिया संस्थान। ये दोस्तों वाडिया संस्थान ग्रुप सी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो भूगर्भ यानी कि भूविज्ञान से संबंधित है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद स्थापना कब हुई, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी हिमालय भूविज्ञान के नाम से। क्या दोस्तों, हिमालय भूविज्ञान के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। उसके बाद 1976 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वाडिया संस्थान। यानी कि दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट आप डिफिकल्ट आपको लगते होंगे क्योंकि दोस्तों आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, नोट्स अगर आप अच्छे से बनाओगे और संपूर्ण जितने हमारे 13 के 13 जिले अगर आप अध्ययन करोगे तो मोस्टली आप सिलेक्शन प्राप्त करोगे, इतना भी मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए संबंध मैंने आपको बताया था किससे, भूविज्ञान से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहाँ पर दोस्तों सभी का सपना होता है कि काश में भी इस एकेडमी को ज्वाइन कर सके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग के जो व्यक्ति चुने जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर कर IAS का एग्ज़ाम क्लियर करके जो यहाँ पर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1959 को। नोट कर लीजिए दोस्तों, 1 सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यानी कि प्रारंभ में इसे कहा जाता था प्रशासनिक अकादमी। लेकिन 1972 1 अक्टूबर 1972 से इसे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। दोस्तों ध्यान रखिए, लाल बहादुर राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहले क्या था, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, उसके बाद नाम सिंपली कर दिया गया लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। लेकिन 1973 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस दिन इसके नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। तो यानी कि 1973 से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री अकादमी थी जो हमारी इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ इसके महत्वपूर्ण संस्थान हैं उसे हम नेक्स्ट डेमो वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम कुछ अन्य जो इसके क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये तो संस्थान ही है हमारे, और यहाँ पर क्या कुछ उत्पादन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे और इसके प्रमुख मेले पढ़ेंगे, और अन्य भी काफ़ी कुछ है इसमें। नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, हनोल मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, और नदी तंत्र वगैरह, यानी सब कुछ कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली डेमो वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो से पहले आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए एक डिस्ट्रिक्ट को इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको वही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो में भी देख ले, इसे देख ले। और लगता है दोस्तों आपको कि कुछ आपको स्पेशली दिया जा रहा है, कुछ कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, मैटर अगर आपको कुछ दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हमें बेनिफिट है, तो दोस्तों आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा, आप हमारा जो मेरा नंबर है, मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9084 235 180। दोस्तों ये हमारा नंबर है, आप किसी भी समय कॉल कर लीजिए। व्हाट्सअप जो भी आप करोगे हमें स्वीकार है, व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। ठीक है, नंबर मैंने आपको दोबारा से लिख दिया सही करके, 180। ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमने आपको उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी का कोर्स भी प्रोवाइड करा, यानी कि 500 रुपये हिंदी के और 500 रुपये आपके उत्तराखंड के, यानी कि आपका लगभग 60 नंबर आपका कुल 1000 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मात्र 100,000 रुपये में। कितना दोस्तों, 60 नंबर, 40 का उत्तराखंड और 20 की आपकी हिंदी। ठीक है, तो कोर्स से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी पॉइंट आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ भी आपका डाउट्स होता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, नोट्स याद करके बना लेना। ठीक है, और आगे भी आपको लगातार इसकी डेमो वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि 20 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट है, तो 20 जुलाई से पहले आपको लगभग 2 से 3 डेमो वीडियो और मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, फालतू अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, ओनली अपना ध्यान रखिए,
पढ़ाई पे, एग्ज़ाम पे।